हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। देखिए, आज फिर से आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और बात कर रही हूँ आज क्लास 10th की। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स धीरे धीरे उनकी जो घबराहट है बढ़ती जा रही है। घबराहट प्रिपरेशन से ज़्यादा है कि बोर्ड एग्ज़ाम होता कैसे है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डर है। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, प्रिपरेशन पूरा है। पेपर आपको पता है किस तरीके से आने वाला है, क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, चैप्टर पढ़ चुके हो, तो बस अब बची है प्रैक्टिस। तो अब हम उसी प्रैक्टिस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं? प्रैक्टिस हम ये करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ले लें, उनको कर लें, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, तो यही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो चलिए हमने भी प्रैक्टिस सेशन अब शुरू कर दिए हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि लाइव के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि अभी और भी सारी चीज़ें हमें करनी है, तो हमने आपको PYQs देना शुरू कर दिया। और PYQs जैसे ही हम आपको 2024 तक के देंगे, उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स आपको देना शुरू कर देंगे। तो घबराने या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना डरो या इतना घबराओ। ठीक है ना। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पिछले 4 सालों के सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 21, 22, 23 और 24 के। ठीक है, अब 21 और 22 में 2 टर्म हुए थे, तो मैंने वो 2 टर्म के पेपर आपको सॉल्व करा दिए, क्योंकि ईयर 2021 में किसी तरह का बोर्ड पेपर कंडक्ट किया ही नहीं गया था ड्यू टू कोरोना। ठीक है, फिर उसके बाद जब 21, 22 में जो पेपर्स हुए सेशन में, तो वो आपके 2 टर्म में हुए। 21 आपका नवंबर में हुआ टर्म 1, और 22 और फेब में हुआ आपका टर्म 2। तो टर्म 1 तो मैं आपको करा चुकी हूँ, जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव था, उसका एक एक सेट सॉल्व कराया, क्योंकि उसके एक सेट बने थे CBSE के द्वारा। जैसे हर साल CBSE होता है ना, एक एक दो सेट्स बना देता है, ऐसा नहीं, उसके सिर्फ एक सेट बने थे। अब आ जाते हैं टर्म 2 में। तो टर्म 2 आपका जो है वो टोटल वर्णनात्मक प्रश्न था, जो फरवरी 2022 में हुआ था आपके पास में। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। इसके अंदर आपकी दोनों ही पुस्तक, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है वो और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, इन दोनों से आपके पास में प्रश्न आए थे वर्णनात्मक, क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 में पूछे जा चुके थे। और इसके अलावा आया था रचनात्मक कार्य, बस। ठीक है, तो इस तरीके से बाइफरकेट 2 टर्म्स को किया गया था। अब हमने टर्म 2 का आपको एक एक सेट करा दिया था, आज हम लेकर आए हैं टर्म 2 का सेकंड सेट। ठीक है, बात कर रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स A की। तो यहाँ पर आज जो हम कराने जा रहे हैं वो टर्म 2 का सेकंड सेट करा रहे हैं। फर्स्ट सेट हम आपको पहले ही करवा चुके हैं, याद है ना, करवाया हुआ है। हमने आपको टर्म 1 करा दिया, उसके बाद टर्म 2 का फर्स्ट सेट करा दिया, आज हम सेकंड सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम 23 के 2 सेट करेंगे, 24 के 2 सेट करेंगे, और फिर हम शुरू कर देंगे अपने सैम्पल पेपर्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत इत्मीनान से आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो। चलिए, सारी चीज़ें मैं आपको लाइन अप टाइम टू टाइम ख़त्म करूंगी, और साथ ही पैरेलल आपके मैं लाइव सेशंस भी ले रही हूँ, जिस पर आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स A का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 टर्म 2 सेकंड सेट। ठीक है, क्योंकि टर्म 2 आपका कब हुआ था, 2022 में, इसीलिए मैंने यहाँ पर 22 टर्म 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपका कब हुआ था, 21 में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये पेपर हुआ था 2 घंटे का। वैसे तो आपको 3 घंटे का आता है, लेकिन ये वर्णनात्मक था, 2 घंटे का आया था और सिर्फ 40 मार्क्स का था। तो 40 मार्क्स टर्म 1 में, 40 मार्क्स टर्म 2 में। और वर्णनात्मक है इसलिए 2 घंटे का समय मिला था, जबकि टर्म 1 में आपको सिर्फ 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय था। चलिए अब देखते हैं सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा, 2 खंड है। खंड का जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। खंड खा आपका रचनात्मक लेख आधारित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखने हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सीक्वेंस में देने हैं, और याद रखिए ये निर्देश आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे आज आप क्लास 10th में हो, आगे 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, जो कोई भी आगे आप पेपर देंगे, हमेशा ध्यान रखना। उसके साथ ही साथ जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें पढ़ना हमेशा ज़रूरी होता है और फॉलो करना होता है। ठीक है, लिखे ही इसलिए जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ें और फॉलो करें। ठीक है, चलिए लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यानी कि नीट एंड क्लीन वर्क करना है, क्योंकि वर्णनात्मक आप सारे कर रहे हो, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। खंड का में कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं।
दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड का में आपके पास 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका रहेगा आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, क्षितिज भाग 2, उसके काव्य खंड पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा आपके पास में आपके गद्य खंड, आपकी जो पुस्तक क्षितिज है उसके गद्य खंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से प्रश्न रहेंगे। तो ये 3 प्रश्न आपके खंड का में हो जाएंगे, जो कि हमने बोला पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं खंड खा में कुछ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान में रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दिए। तो खंड खा आपका क्या है, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपके पास पहले क्या आएगा, अनुच्छेद लेखन, पहला प्रश्न, क्योंकि 4 ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा अनुच्छेद लेखन, दूसरा रहेगा पत्र लेखन, तीसरा रहेगा आपका विज्ञापन लेखन और चौथा रहेगा संदेश लेखन। सिर्फ 4 आपके लेखन कार्य थे और उन्हीं पर आधारित प्रश्न थे। अब इनके साथ हर प्रश्न के साथ आपके पास निर्देश होंगे। तो जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब जो चीजें आपको पहले करनी थी और अब आगे आने वाले एग्जाम में भी करनी है वो समझिएगा। क्या चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व क्यों करते हैं। हम ये नहीं देखते कि पैटर्न क्या है। अब आप बोलोगे मैम वो तो 2 टर्म में हुआ था, 23 और 24 का पैटर्न अलग है, 25 का पैटर्न अलग है। हम पैटर्न समझने के लिए कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते। अगर हमें पैटर्न देखना है तो उसके लिए हम सीबीएसई के द्वारा इशू सीबीएसई मॉडल पेपर देखते हैं या सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पैटर्न के लिए हम ये 2 तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सीबीएसई किस तरीके से रखता है, हम ये चीज़ें समझने और जानने के लिए 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे कि मैम ये तो टर्म वाइज डिवाइड है। अरे टर्म वाइज डिवाइड है तो ये बताइए कि 2025 का जो आपका पेपर आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही सारे पैटर्न इसमें फॉलो किए गए हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से किए गए, ठीक है। सिर्फ व्याकरण का तरीका बदला हुआ है तो उनके भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो दिक्कत किस बात की है ना, ये चीज आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक। चलिए, अब मैंने क्या बोला था, दूसरी चीज जो सबसे जरूरी होती है, जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें साफ तौर पे पढ़ना है, फॉलो करना है। कॉपी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ये चीज हमेशा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे इंटरनल एग्जाम हो, हमेशा ध्यान रखना। एक हैबिट अगर आप बना लोगे तो आपके लिए वो चीजें आसान रहती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास खंड का आ रहा है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है, 2 किताबों पर आधारित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे जो पहला प्रश्न है ये गद्य खंड आधारित प्रश्न है। अब इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 2023 से हटा दिए गए हैं, ठीक है। 22 में कुछ एक था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और जो एक चैप्टर और है काव्य खंड में कन्यादान, ये दोनों ही 23 से आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। लेकिन 22 के सिलेबस में ये चैप्टर्स थे, तो इसलिए उन पर ये प्रश्न आपके 2022 के पेपर में आए थे, ठीक है। तो वो तो हमें करने ही करने हैं, क्योंकि हम तो पूरा पेपर करवा रहे हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर गद्य खंड पर आधारित आपके सामने रखे गए हैं 2 प्रश्न, ठीक है। कितने रखे गए हैं? 2 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं, और ये 8 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ओके, चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के द्वारा भारत को ही अपनी कर्मभूमि चुनने का कारण मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर बताइए। तो अगर आपकी बुक में ये चैप्टर है तो आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो फादर कामिल बुल्के के बारे में पूछा गया है, जो कि जिन पर आधारित ही ये पूरा चैप्टर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। उनके मन में भारत आने की ललक थी। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। तभी से भारत को ही अपनी कर्म भूमि चुनने के कारण ही उनकी यह शर्त थी। क्योंकि भारत विद्या का केंद्र है, उनका हृदय मानवता के प्रति करुणा से भरा था। वे हर किसी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे और दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते थे, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर लिखिए कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु से बहुत बड़ी संख्या में लोग शोक संतप्त क्यों हुए। अब बात यह आती है
कि जब वो मरे तो उससे इतने ज़्यादा लोग क्यों ज़्यादा शोक में आ गए। देखिए क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के मुताबिक भारत फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर बहुत बड़ी संख्या में लोग शोक संतप्त हुए, क्योंकि वे सबके प्रति सद्भावना और ममता रखते थे। उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते रहते थे। वे हर दुख में साथी होते और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला था। वो जो अन्नप्राशन जो होता है ना, वो पहला अन्न उन्होंने डाला था। उनकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी थी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता है। क्या होता है? दूसरों के साथ स्नेह में लगा रहता है। चलिए तीसरा प्रश्न आ जाते हैं। क्या है? नवाब साहब ने खीरा ना खाने का जो कारण बताया, क्या वह सही था? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। अब लखनवी अंदाज पाठ तो आपके सिलेबस में है। जो नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया, उन्होंने सूंघ सूंघ कर फेंक दिया था, तो उन्होंने जो कारण बताया वो आपको बता दो। उन्होंने कहा कि भाई होता तो बड़ा लजीज है, लेकिन मैदे पर जो है भार डाल देता है, ये चीज़ उन्होंने कही थी। तो देखिए क्या है, लखनवी अंदाज व्यंग पाठ में नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अपने नवाबी अंदाज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। भाई वो एक नवाब थे, वो चाहते थे उनका अंदाज बरकरार रहे, तो उन्होंने ये काम किया। उनके अनुसार खीरा मैदे पर बोझ जाता है। मैदा यानी कि पेट, जो हमारा हाजमा है वो थोड़ा सा उस पर भार डाल देता है। जैसे जैसे हम लोग पेट कभी कभी बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं ना, तो हैवी हो जाता है, तो उस तरीके से उन्होंने कहा। परंतु वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख खीरे जैसी मामूली सी चीज़ को खाना उनके नवाबी सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। एक्चुअल में उन्होंने जो कारण बताया, लेकिन उनको ही लग रहा था कि भाई एक नॉर्मल सा आदमी है, उसमें नवाब होकर मैं उसके सामने खीरा कैसे खा लूं, है कि नहीं। उनका ऐसा करना उनके अहंकारी स्वभाव व आडंबर दिखावे का परिचायक है। ऐसा किया जाना सर्वथा अनुचित है। तो भाई अगर उन्होंने खरीदा तो खाने के लिए खरीदा था, मगर हमारे नवाब साहब के सामने हमारे लेखक आ गए जो कि एक नॉर्मल इंसान थे। अब नॉर्मल इंसान के सामने एक नवाब होते हुए इतनी सस्ती सी चीज़ खाएं, तो वो उनकी शान को भट्टा लगता था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं इसका अलग ही अंदाज निकालूंगा। तो उन्होंने काटा वाटा सब कुछ किया और सूंघ सूंघ कर फेंक दिया। चलिए चौथा प्रश्न है, लेखक की तुलना में नवाब साहब अधिक शिष्ट और सभ्य थे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर सोदाहरण बताइए। ठीक है, तो इस 25 से 30 शब्दों का आप कर रहे हैं, 4 प्रश्न है, चारों के लिए आपको 2-2 नंबर मिल रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने नवाब साहब अधिक शिष्ट और सभ्य थे लेखक की तुलना में। ठीक है, लेखक तो मैं नॉर्मल आम आदमी और वो तो नवाब साहब। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर सोदाहरण बताइए। देखिए क्या है, पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि नवाब साहब लेखक की तुलना में अधिक सभ्य और शिष्ट थे, क्योंकि लेखक ने इन्हें देखते ही अपने मन में नवाब साहब के अभिमानी होने का विचार बना लिया था। ठीक है, ये तो ठीक था, क्योंकि भाई हमारे लेखक जब अंदर गए, जब डिब्बे के अंदर पहुंचे, तो नवाब साहब ने कोई भी एक, कहते हैं ना कोई अनजान आदमी भी मिलता है तो थोड़ा सा स्माइल करना, फेस में कुछ करना, नवाब साहब ने तो कुछ नहीं किया था, नहीं किया था। और बातचीत की पहल नहीं की थी, जबकि नवाब साहब ने शुरुआती असहजता के बाद बातचीत की पहल की और लेखक से 2 बार खीरा खाने का आग्रह भी किया था। अब हमारे लेखक बाय नेचर तो ऐसे थे नहीं, लेकिन जब सामने वाला तवज्जो नहीं कर रहा है तो लेखक ने भी कहा कि भाई मैं भी बात नहीं करूंगा, जाओ तुम नवाब होगे तो अपने नवाब होगे, इस तरीके से। चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। अब यहाँ पर आपकी क्षितिज बुक पर आधारित जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड पर आधारित यहाँ रखे गए हैं कितने, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 4 प्रश्न रखे गए हैं और 3 प्रश्न आपको उत्तर देने। एक जो उत्तर देंगे 25 से 30 शब्दों में, एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 3 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो पहला जो हमारा गद्यखंड पर आधारित था उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं थे, चारों के 4 प्रश्न करने थे, 2-2 नंबर के थे। अब काव्य खंड में आपके सामने ऑप्शन है, 4 प्रश्नों में से सिर्फ 3 प्रश्न करने थे।
और यहाँ पर कितने मार्क्स का ये हो रहेगा, 2 मार्क्स का ये भी रहेगा। वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा 25 to 30 वर्ड्स था। क्या है, उत्साह कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाली। उत्साह कविता हम लोगों ने पढ़ी है, अब इस पे का जो काव्य सौंदर्य है वो लिखना है। इस कविता में कवि ने बादलों को एक नए अर्थ में चित्रित किया, क्रांति के रूप में उन्होंने चित्रित किया है बादलों को, है ना। बादलों को जहां एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया गया है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने आया है। दूसरी तरफ वह विप्लव, विनाश करेगा, विध्वंस करेगा, सब कुछ करेगा, नया सृजन करेगा, क्रांति करेगा, इसका भी बताया गया है। कविता में कई स्थानों पर रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है, आप वहां पर आप मुक्त छंद है या क्या कहते हैं छंद युक्त है, तो इसको आप कैसे पता करोगे, हमेशा कविता में देखना अगर तुकांत मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, छंद युक्त होगा, और अगर तुकांत नहीं है तो वो आपका छंद मुक्त रहेगा। निराला के काव्य की विशेषता रही है, अतः इस कविता की रचना भी मुक्त छंद की गई है। तो यहाँ मुक्त छंद में क्या होता है, हमें मात्रिक का ध्यान नहीं रखना पड़ता, और छंद युक्त जब हम करते हैं तो उसमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। भाई कितनी मात्राएं एक छंद के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, 11 मात्रिक भी होता है, 14 मात्रिक भी होता है, इस तरीके से होता है। प्रश्न संख्या ख है, दूसरा प्रश्न, क्योंकि 4 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 3 ही प्रश्न करने हैं। निराला ने उत्सव कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के क्या संदेश दिए हैं, तर्कसंगत उत्तर दीजिए। अब समाज में जो है वो क्या है, असंतोष व्याप्त है, क्यों, क्योंकि जो है वो शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के चलते जो बादल हैं उन्हें क्रांति के रूप में दिया गया, जो क्रांति आती है तो जाहिर सी बात है शोषण और अत्याचार का अंत होता है नहीं, तो सामाजिक परिवर्तन तो ये है। प्राकृतिक परिवर्तन क्या होगा, जो लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें गर्मी से निजात मिलेगी, तो ये प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन होगा। चारों तरफ जो है गर्मी है उससे निजात मिलेगी, ये होता है। कवि ने बादल को सिर्फ रिमझिम फुहारे या बरसने के लिए नहीं कहा है, बल्कि गर्जना करने के लिए कहा। पहले देखिए पंक्तियों में वो सिर्फ गरजने के लिए बोल रहे हैं, बरसने के लिए उन्होंने नहीं बोला है ना, क्योंकि गर्जना विद्रोह और क्रांति का प्रतीक है। कवि बादल के माध्यम से नई कविता रचने वाले कवियों का आह्वान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो आए नई कविता रचे, यानी कि क्या हो, नई क्रांति हो, कि वह भी बादलों के गरज के समान क्रांति चेतना युक्त काव्य का सृजन करें। यह सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। बादलों का गर्जन समाज में विद्रोह तथा नए बदलाव की ओर संकेत करता है। सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए विध्वंस की आवश्यकता होती है। अब समाज में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, बहुत सारी रूढ़ियां होती हैं, तो जब क्रांति होती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इनमें बहुत तेजी से बदलाव होता है, क्योंकि वो क्रांति इन सारी पुरानी परंपराओं को उखाड़ फेंकती है। बादलों का बरसना इसी विध्वंस तथा नवीनता का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, अब हमारे पास काव्य खंड में एक कविता थी कन्यादान, जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन 2022 में ये हमारे सिलेबस में थी और उससे पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए देखते क्या है। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे और क्यों कहा गया है। शाब्दिक भ्रम, ठीक है, किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। कन्यादान कविता वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि स्त्रियां सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषणों की चमक व लालच से भ्रमित होकर आसानी से अपनी स्वतंत्रता खो बैठती हैं। आपको देखिए, स्त्रियों को भाई गहने हैं, नए नए वस्त्र हैं, ये सब बड़ी अच्छी होती हैं और इन्हीं के जरिए इन्हें भ्रमित किया जाता है। इनको भ्रमित करके क्या कर लिया जाता है, इनकी स्वतंत्रता खो दी जाती है कि नहीं, तुम चलो जो है अपना एक जगह बंद हो जाओ, तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना, जॉब नहीं करना, घर की रूढ़ियाँ परंपरा करनी है, तुम्हें जितने गहने चाहिए, जितने वस्त्र चाहिए, तुमको सब देंगे, सारा आराम देंगे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को कम किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं शाब्दिक भ्रम। ये स्त्री जीवन के लिए बंधने का काम करते हैं। वस्तुतः समाज वस्त्र और आभूषणों की बेड़ियों में जमकर स्त्री के अस्तित्व को सीमाओं में बांध देता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन में बांध देता है। वह मानसिक रूप से हर बंधन स्वीकारते हुए जुल्मों को शिकार होती है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें उन सबको मानते हुए क्या हो जाती है, वो जुल्मों का शिकार हो जाती है।
उसको आभूषण देते जाते हैं और उसके ऊपर जुर्म होता जाता है, उसको इस चीज का आभास तक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में कन्यादान जैसी परंपरा के औचित्य और अनौचित्य पर अपने तर्क संगत विचार लिखिए। कन्यादान, अब ये औचित्य है, ये एक परंपरा है, दिया जाता है कन्यादान, लेकिन एक दान दिया जाता है एक निर्जीव वस्तु का, लेकिन कन्या होती है सजीव, तो इसका अनौचित्य यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इसे शब्दों में आप कैसे बांधेंगे, देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि जब कन्या के पिता शास्त्रा विधि विधान के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाते हैं तो कन्या के माता पिता तथा परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि जो कन्या के पिता माता हैं उनको सौभाग्य मिलता है। कन्यादान के मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आपने अपनी कन्या का दान कर दिया और उसके बाद आप मरण प्राप्त करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं के विवाह करने के बाद कन्यादान किया। ठीक है, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान बात करना सर्वथा अनुचित है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसका दान किया जा सके, हमने बोला ना वस्तु का दान होता है, कन्या तो सजीव है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह तो पुरुष प्रधान समाज की नासमझी का परिचायक है कि जिन बेटियों को हम देवी मानते हैं उन्हीं को दान करने की बात करते हैं, तो वो बेटी है उन्हें हम दान करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कन्यादान की जगह जो है कन्या समर्पण शब्द हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दान ना देके उसके साथ ये एक विधि है, आप विधि रखिए, लेकिन दान की जगह कुछ और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो 4 प्रश्न थे, 4 में से 3 करने थे, हमने चारों आपको कराए। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में, जहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका पर आधारित प्रश्न है। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास हमारी जो पुस्तक कृतिका है जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर दिए गए हैं, उन 3 चैप्टर में से आपके पास 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तीनों प्रश्न आएंगे और इन तीनों प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने दिया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने शब्दों में, आपको 60 शब्दों में देने हैं। तो एक प्रश्न के लिए आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 3 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी, क्यों? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। ये कहानी जहाँ पूरी तरीके से हमें माता पिता के प्रेम से अवगत कराती है। हम यहाँ पर इन्होंने एक सिंबॉलिक रूप में जो है पिता का साथ रखा भोलानाथ का, कि भोलानाथ अपने सारे पूरे दिन के क्रियाकलापों में भले अपने पिता के साथ में रहता हो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो माता के पास भागता है। ठीक है, तो वो माता की छत्र छाया में रहना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर माता का आंचल ना करके इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, माता का अंचल। आंचल और अंचल 2 बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखना। आंचल होता है क्या, जैसे कि चुन्नी या साड़ी का जो आंचल होता है, जो किनारा होता है, उसको हम आंचल कहते हैं। लेकिन अंचल, अंचल का मतलब होता है छत्र छाया। अब छत्र छाया मतलब, अब अंचल में क्या होता है, आपने बोला हिमाचल, हिमाचल का अंचल सुना है ये शब्द। हिमालय की पहाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो उसकी जो तलहटी कहलाती है, वो उसकी पूरी जो रेंज होती है, वहाँ पर जो उन पहाड़ों के नीचे की जो पठार रेंज होती है, उसको हम अंचल कहते हैं। यानी कि उन पहाड़ों की छाया जो है उस अंचल में पड़ती है। तो उस अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों के अंचल में जो ये तलहटी में जो गांव बसे होते हैं, जो बसे होते हैं, इनको बहुत सारा फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं इन पहाड़ों के होने से। उसी तरीके से माँ बाप के अंचल में रहने से हम बच्चों को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि नहीं, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और हाँ, जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं या हम किसी दुविधा में फंसते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे माँ बाप के पास पहुँच जाना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि आप माँ बाप की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ माता। देखिए, इस कहानी के माध्यम से ये एक संस्मरण है शिव पूजन सहाय का, उन्होंने अपने बचपन के नाम के हिसाब से बताया है। तो यहाँ पर आपको जो बताना है, यहाँ पर पिता का साथ सिंबॉलिक तौर पे रखा गया है कि पूरी दुनिया एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। तो यहाँ पर माँ बाप को अलग करा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर माँ बाप का साथ और माँ का, यानी कि 2 ऐसे लोग जो हमारे जीवन में बहुत अहम होते हैं,
उनमें भी हम क्या करते हैं, एक को ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें निस्वार्थ प्रेम मिलता है। पिता थोड़ी सख्ती भी करते हैं, होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, माँ के ज़रिए उन्होंने बताया कि घर परिवार प्रेम एक तरफ और पिता एक सिंबॉलिक तौर पे थे, पूरी दुनिया एक तरफ। ये चीज़ बताने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। अब क्या होता है, पिता जो है वो छोटे छोटे कौर बना के खिला रहे थे, और जब बच्चा मना कर देता था तो वो रुक गए कि नहीं अब नहीं खिलाना। माँ जानती है कि भाई बच्चे को बड़ा बड़ा कौर, तो अभी वो कहते हैं ना, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि अपना शरीर मजबूत करेगा, शरीर मजबूत रहेगा तो दिमाग मजबूत रहेगा। तो माँ इसलिए उसको तरह तरह की चिड़िया, कबूतर, इन सब के नाम लेके उसे खाना खिलाती है। भोलानाथ अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खाता था। जब उसका खाना हो चुका होता था तब माँ उसे दोबारा अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुरुष बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते। बिल्कुल सही है, आप पापा लोगों के साथ अगर छोटे बच्चों को छोड़ दो तो क्या होगा ना, वो थोड़ा बच्चा ने हुआ किया, उन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं खा रहा है, हो गया उसका पेट भर गया, पर ऐसा नहीं होता। माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। पिता के हाथ से छोटे छोटे कौर खाकर बालक में जल्दी ही पेट भर जाने का भाव आ जाता है। माँ को ऐसा लगता है कि भोलानाथ का पेट अभी नहीं भरा है, इसीलिए वह अपने हाथ से भोलानाथ को बनावटी चिड़ियों का कौर बनाकर तरह तरह से प्रलोभन देकर खाना खिलाती है। अब बच्चों के साथ एक चीज़ होती है कि अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा देर वही काम करो तो वो बोर होने लगते हैं। तो पिताजी ने छोटे छोटे कौर खिलाए तो बच्चों को लगा अरे बहुत देर से खा रहे, हो गया, अब नहीं खाया जा रहा, वो बच्चे थक जाते हैं। तो वहीं पर बड़ा बड़ा कौर खिलाओ, जल्दी खत्म होता है, ज़्यादा खाना खाते हैं और उनको बोरियत भी नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, हम सभी नदियों और पहाड़ों के ऋणी हैं, कैसे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। हम सभी नदियों और पहाड़ों के ऋणी हैं। ये नदी और अगर पर्वत नहीं होते तो क्या हमें पानी मिलता? क्या हम उत्तर से आने वाली भयंकर बर्फीली हवाओं से बच पाते अगर ये हिमालय ना होता? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बचाने और जीवन देने का काम किया है, जिनमें ये नदियाँ और हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। देखिए क्या है, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। प्रकृति ने बर्फ के रूप में जल संचयन की व्यवस्था की। हर साल बर्फ गिरती है, फिर धीरे धीरे पिघलकर नदियों के रूप में बहती है, जो नदियाँ सारे साल हमें पानी देती हैं। पर्वतों तथा नदियों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति जल जमा करती है। प्रकृति की अद्भुत जल व्यवस्था जीवन का आधार है। उसी जल तथा नदियों ने मानव जीवन चलता है। हमारा मानव जीवन भी उसी पानी से चल रहा है। अनेक आर्थिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु नदियां तथा पर्वत ही हैं। इनसे ही मानव प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों का लाभ होता है। पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास भी यहीं उपलब्ध होता है, इन नदियों के पास में, पहाड़ों पर। अतः यहाँ नदियां तथा पर्वत मानव के लिए वरदान स्वरूप हैं तथा हम सदा ही इन नदियों के ऋणी रहेंगे। तो ये पर्वत और नदियां हमारे जीवन दायिनी हैं। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आगमन से पूर्व अधिकारियों को क्या चिंता हुई? देश की नाक बचाने के लिए कौन सी जी तोड़ कोशिशें की गई? अब आपका जो ये बुक है कृतिका, इसमें एक चैप्टर था, कौन सा? जॉर्ज पंचम की नाक। ये चैप्टर अब तो हटा दिया गया, लेकिन 2022 में ये चैप्टर हमारे सिलेबस में था, तो इसीलिए उस पर प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया था। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जॉर्ज, अब ये भारत की आज़ादी के बाद जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, ये भारत के भ्रमण पर आ रही थी, ठीक है? तो उनके आगमन पर बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, उस पर है। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर संपूर्ण सरकारी तंत्र अपने सभी कामकाज छोड़ उनकी तैयारी और स्वागत में लग जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और लापरवाही पाठ में दृष्टिगत होती है, वह सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, चाटुकारिता और मूर्खता को दर्शाती है। तो जो इंडिया गेट था, वहां पर एक मूर्ति लगी थी जॉर्ज पंचम की, जो रिसेंटली अभी हटाई गई है 2017 या 18 में।
तो उसको एक सिंबॉलिक तौर पे बनाकर इसके ऊपर ही कहानी रखी गई कि किसी ने जॉर्ज पंचम मूर्ति की नाक जो है तोड़ दी थी। तो उस रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो वो जाती ज़रूर इंडिया गेट पे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि पता चला नाक नहीं है। तो उस नाक को लगाने के लिए इस पूरी कहानी में बहुत कवायद दिखाई गई है। तरह तरह के पत्थर लाए जाते हैं, नहीं मिलती है, फिर इंसानों की नाक लगाने की कोशिश की जाती है, बच्चों की नाक लगाई जाती है, ना जाने कितनी कवायद की जाती है। तो उसी पर उन्होंने बताया, इन्होंने अयोग्यता है, अदूरदर्शिता है, चाटुकारिता है व मूर्खता को दर्शाती है। उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन से आ रही हैं, उसके बावजूद हम उनकी अगुवाई में इतना ज़्यादा मशगूल है। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट के जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी जाती है। अब अंत में क्या होता है, एक जीवित व्यक्ति की नाक को काटा जाता है और उसे कहाँ लगाया जाता है, जॉर्ज पंचम की नाक पर। सोचिए जरा, मतलब ये ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था, ये एक बताया गया है कि आज़ादी के बाद भी हम भारतीय किस तरीके से अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं मानसिक तौर पर। ये चीज़ बताने के लिए उन्होंने इस कहानी को रखा है था। चलिए अब हम शुरू हो जाते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा में हमारे पास रचनात्मक लेख आधारित 4 प्रश्न हैं। कितने दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब जरा इन प्रश्नों का स्ट्रक्चर समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है रचनात्मक लेख में, वो है अनुच्छेद लेखन। तो उसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और उन 3 में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। फिर रचनात्मक लेखन का जो दूसरा प्रश्न है, उस पर आपके पास रहेंगे पत्र। 2 पत्र रहेंगे, दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना होगा, ठीक। फिर तीसरा प्रश्न आ जाइए, उसमें है आपके पास में विज्ञापन, ठीक है। तो वहां पर जो आपके पास रहेगा प्रश्न संख्या 4, 5, 6, प्रश्न संख्या 6 जो है वो आपका रहेगा विज्ञापन आधारित। उसके अंदर का और खा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब का में आपके पास 2 प्रश्न हैं, दोनों ही विज्ञापन है, दोनों में से एक विज्ञापन करना है। फिर खा में भी आपके पास 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक विज्ञापन करना है, ठीक है। सेम एज इट इज प्रश्न संख्या 7 में है, 2 प्रश्न दिए गए हैं का और खा। का में आपके पास 2 संदेश हैं, दोनों में से एक करना है। खा में भी आपके पास 2 संदेश हैं, दोनों में से एक संदेश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न था। चलिए अब हम समझते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खंड खा में रचनात्मक लेखन का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न पत्र का जो चौथा प्रश्न है, वहां से हमारे रचनात्मक लेख शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आपको 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, जो रहेगा आपका 5 नंबर का। तो 3 में से आपको 1 करने हैं, 5 मार्क्स का आपके पास में रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पर्यावरण संरक्षण समय की मांग, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग पहला टॉपिक है। इसमें 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है, पहला है मानव और पर्यावरण में अटूट संबंध। दूसरा है संरक्षण की आवश्यकता क्यों। तीसरा है संरक्षण की योजनाओं का प्रभाव और कुछ फिर एंड में सुझाव। अब देखिए, अनुच्छेद में आपको जितनी भी वर्ड लिमिट दी जाती है उसे इक्वली आपको डिवाइड करना पड़ता है, किसमें, इन संकेत बिंदुओं में। जब आप इन संकेत बिंदुओं में उसको इक्वली डिवाइड कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए करना, ठीक है। कि भाई इस पॉइंट पे आप इतने दोगे, जैसे अब मान लो 3 होते तो 50-50 कर लेते, ठीक है। तो अब नहीं है 3, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 40, 80, फिर 120 और फिर यहाँ पर 30, ठीक है। तो लास्ट वाले के लिए 30। तो जिस पे भी आपको कम लग रहा है कि आप कम लिख सकते हो, उस पॉइंट के लिए 30 दे दो, बाकी सब के लिए आप 40-40 जो हैं शब्दों के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 150 शब्दों का हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग क्या है। पर्यावरण और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण ने मानव को अनंत काल से संसाधन प्रदान किए हैं और मानव ने भी उनका भरपूर उपयोग किया है। प्राचीन काल से लेकर अब तक जिस भी वस्तु की जरूरत हमें महसूस हुई है
वो पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें हासिल हुई है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें मिलती कहाँ से है? इसी प्रकृति से मिलती है, इसी पर्यावरण में मिलती है। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन है, आसमान छत, सूर्य चांद तारे दीपक, सागर नदी और पेड़ पौधे आहार का साधन है। जाहिर सी बात है। अब आप बोलोगे सागर नदी कैसे है मैम? भाई सागर से ही तो पानी इवेपोरेट होता है, जो पर्वतों पर जाकर बर्फ पड़ती है, इवेपोरेशन के थ्रू वहां तक बादल जाते हैं, बर्फ पड़ती है, मैदानी इलाकों में बारिश होती है, यही नदी के रूप में हमें पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाने लगे। क्या होने लगे? हम बहुत निर्दय होने लगे, हम स्वार्थी होते गए। तो हमने जो इस पर्यावरण प्रकृति का महत्व को नहीं समझा। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण, इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। गांवों में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा है। ये तो हम लोग आजकल भी देख रहे हैं, कहीं शौक के लिए, कहीं ज़रूरत के लिए, तरीके से हो रहा है। हम हर प्रदूषण फैला रहे हैं, हर तरीके का प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला गया। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव हैं, जैसे अणु विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलने वाले आनुवांशिक प्रभाव, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है उसका क्षरण, भूमि का कटाव, अत्यधिक ताप वृद्धि, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब, हवा पानी परिवेश प्रदूषित होना, पेड़ पौधों का विनाश, नए नए रोग उत्पन्न होना इत्यादि कई बुरे प्रभाव हैं। अतः इसके संरक्षण का महत्व लोगों को बताना आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को हम समझें। आज कोई भी पर्यावरण के संरक्षण का महत्व नहीं समझ रहा है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे सारी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है और मानव सभ्यता का अंत होने को है। आप देख रहे हैं कि हम लोग इस हाशिए पर आ चुके हैं कि हमने अपने लिए जो अपनी प्रजाति को खत्म करने के सारे तौर तरीके अपना चुके हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सन 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें 174 देश शामिल हुए। उसके बाद जोहानिसबर्ग में सन 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत सारे देशों को पर्यावरण संरक्षण करने के उपाय समझाए गए ताकि हम अपने इस एटमॉस्फेयर को बचा सकें। सन 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। जब मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में गैस लीक की दुर्घटना हुई थी, तब इसे पारित किया गया था। तो 1986 में बहुत सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी अभी तक भारत में हुई है वो गैस ट्रेजेडी थी। तो उसी के बाद ये पर्यावरण संरक्षण नियम बनाया गया था। ये बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें करीब 2259 लोग वहीं मारे गए, मतलब तुरंत एट अ टाइम ऑन द प्लेस डेड थे, ऑन द स्पॉट डेड। और करीबन 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस की चपेट में आ गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण की सुरक्षा की ओर ध्यान देना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में सोचना और पर्यावरण से सुरक्षा लाने हेतु कानून बनाना था। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया ही गया था कि हम ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं, जिसकी दुर्घटना में हमने भोपाल गैस कांड में देखा भी था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आ जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाव क्या है। रोकने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसे रोकने के लिए हमें निम्न सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो 150 शब्दों से कहीं बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि हम ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपके सामने घुमा फिराकर कई बार प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तरह तरह से बदलेगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ, ताकि जब आपके पास आए तो ये सारी जानकारी आप वहाँ अपने उस अनुच्छेद लेखन में इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, ये बियॉन्ड द लिमिट है, मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए सुझाव देख लेते हैं। फैक्ट्री और घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो नदियों और समुद्र में निष्कासित किया जाता है, उसे रोकना चाहिए हो।
क्योंकि यही पानी पीने में, खेतीबाड़ी में और दूसरे कार्यों में उपयोग लाया जाता है, जिसके प्रदूषित होने से उपजाऊ जमीन में धीरे धीरे बंजर हो जाती है और उस जमीन पर भी जो खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं वह भी खाने पर शरीर में नुकसान पहुंचते हैं। जब गंदे पानी से खेती को पानी दिया जाएगा तो जो फसल निकलेगी वो क्या पौष्टिक होगी? उसमें ना जाने कितनी बीमारियों की जड़ होगी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, वायु प्रदूषण से भी निरंतर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए घर में उपयोग लाए जाने वाले टेक्सटेड पेंट का प्रयोग बंद करना होगा। ठीक है, जो हम लोग पेंट लगाते हैं ना वो उनमें भी बहुत हानिकारक होते हैं। पर्यावरण संरक्षण हमारा फर्ज है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए सर्वसाधारण को जागरूक करना आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि भाई हम तो जान गए, बाकी लोग भी जाने। अब हमारे पास अनुच्छेद लेखन का दूसरा टॉपिक है। क्या दिया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें देखते हैं योजना का प्रारंभ कब हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऐसी योजनाओं की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? नेक्स्ट है विद्यालयों में इसे कार्य रूप में कैसे लाया गया, जो स्कूल्स हैं उसमें किस तरीके से लाया जा रहा है। और नेक्स्ट है प्रभाव। तो ये 4 संकेत बिंदुओं पर हमें ये अनुच्छेद करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 2015 की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 40वीं वर्षगांठ है, 140वीं वर्षगांठ, उस पर की थी। भारत विश्व में अपनी एकता, शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। इसीलिए ये पहल सरकार द्वारा किया गया वो प्रयास है जिससे पूरे देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़कर एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ये देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है ना, सभी को, चाहे भाई हमारे देश में विभिन्न जातियां, विविध धर्म के लोग रहते हैं, अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से मानते हैं, तो उन सभी को एक तौर पर बांधने की कोशिश है। योजना के द्वारा देश के सभी राज्यों को उनकी संस्कृति एवं इतिहास से जोड़कर देश में एकता के नए रूप का संचार हो सकेगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना भारत को वन इंडिया सुप्रीम इंडिया बनाएगा। इस कार्यक्रम में विद्यालयों के माध्यम से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आपसी समन्वय स्थापित कर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की कड़ी को मजबूत बनाया जाना है। भारत सरकार की उक्त योजना के तहत प्रदेश के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की क्रियान्वयन की जाएगी, यानी कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चे साझीदार राज्य की भाषा, सांस्कृतिक विरासत, कहावे आदि के बारे में जाने, कक्षाएं लेंगे व उनसे संबंधित क्विज कंपटीशन में भाग लेंगे। ये सभी गतिविधियां साल भर आयोजित कराई जाएंगी व इनकी मासिक वार्षिक रिपोर्ट स्कूल प्रबंधन द्वारा तैयार की जाएगी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन सभी के बारे में जानकारी भी लेगा। भारत एक अद्वितीय राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के ताने बाने, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांध कर हुआ है। ठीक है, इस साझे इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना में विविधता में एक विशेष एकता को सक्षम किया गया है, जो राष्ट्रवाद का एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अधिक आपसी समझ को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ है। विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो एक मुहिम शुरू की गई थी, वो किस तरीके से है।
चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे और आखिरी जो हमारा अनुच्छेद लेखन है। ठीक है, देखिए जो मैं इस वाले मैंने जो सेट में देखा, इसमें जितने भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा जगत में नवीन क्रांति, ये सभी तथ्य आधारित जो रहे, जहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ डाटा है जिस पर बेसिस आपको ये अनुच्छेद दिए गए थे। तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद थोड़े लंबे लंबे हो रहे हैं। अब जैसे ये भी अनुच्छेद थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा जगत में नवीन क्रांति। बात सही है, ऑनलाइन शिक्षा ने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मतलब पूरी इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी, एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया। जो लोग पहले नहीं जानते समझते थे वो लोग भी अब ऑनलाइन एजुकेशन को समझने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी अनिवार्यता, सकारात्मक प्रभाव, साथ ही कुछ कमियां हैं और कुछ सुझाव हैं। चलिए देखें क्या है। ऑनलाइन शिक्षा एक नई प्रकार की शिक्षा है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संचार उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षक और विद्यार्थी संवाद करते हैं। जैसे कि हम और ऑनलाइन शिक्षा कर ले रहे हैं ना, उसी तरीके से किसी भी विषय पर घर बैठे ज्ञान साझा करने का यह एक नवीन ढंग है। यह शिक्षा प्रणाली में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही के पास कंप्यूटर या मोबाइल का होना अनिवार्य है। शिक्षक और छात्र पहले से निर्धारित समय पर विभिन्न ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो जैसे अभी आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं, तो वो एक निश्चित समय होता है, उस समय हम लोग वहां पर आ जाते हैं और सभी विषयों की पढ़ाई करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन ने ऑनलाइन शिक्षा को तेज गति प्रदान की। अब ये ऑनलाइन शिक्षा भारत में कब ज्यादा प्रगति में आई, जब हमारे यहाँ कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा। इंटरनेट की बड़ी सफलता के बाद ऑनलाइन शिक्षा उभरने लगी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर उच्चतम शिक्षा भी संभव है। इंटरनेट और कंप्यूटर के क्षेत्र में नई तकनीक की खोज ने छात्रों को विभिन्न विकल्प प्रदान किए हैं। भारत या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कोई भी अमेरिका या यूरोप विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकता है, अध्ययन कर भी सकता है और करा भी सकता है। ऑनलाइन शिक्षा को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, जैसे ई शिक्षा, आभासी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, वेब कक्षाएं और इंटरनेट पर शिक्षा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे फायदे देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए कमियां भी पूछी थी, नुकसान भी पूछा था, सभी पूछा था, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले हम जो हमें फायदे मिले हैं। पहला क्या है, यूट्यूब पर पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस में सीखना। तो जैसे आप देख रहे हो रिकॉर्डेड वो हो गया। पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से सिखाना, अब जैसे हम लोग ये पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। लिखित सामग्री ऑनलाइन पढ़ना, जो डिटेल, अब जैसे आप लोग की बुक्स के जरिए आप इसमें भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में लाइव सीखना, कभी हम लोग लाइव भी आप लोगों को लेते हैं, वो भी होता है। ऑनलाइन कक्षा का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कहीं से भी भाग लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि मैं आपको भोपाल में बैठकर पढ़ा रही हूँ, तो आप इसका फायदा आप सतना में, रोहतक में, आप क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में कहीं बैठे हो, कश्मीर में बैठे हो, कोई आंध्र प्रदेश में बैठा है, कहीं से भी बैठ के इसका फायदा उठा सकता है। किसी भी टीचर से पढ़ने का विकल्प होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो जिससे चाहे आप उससे पढ़ सकते हैं। किसी भी विषय पर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन एजुकेशन। मुफ्त में या कम कीमत पर अधिक पाठ्यक्रम मिलना उपलब्ध है। बहुत कम कीमत देकर आप ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर अपने देश में ही बैठकर दूसरे देश के प्रसिद्ध अध्यापकों से पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा से होने वाली हानियां भी हैं। अब देखिए, फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या है, हम इंटरनेट पर एक रासायनिक प्रयोग यानी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, खासकर विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में। तो ये मेन एक लैब में होता है, तो ये चीज़ हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, स्कूल का माहौल ना होने से कुछ बच्चों की पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो एक हमारा होता है ना कि बचपन से हम एक स्कूल माहौल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, घर में एक रूम में कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है।
ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की आंखें एवं स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हम ज़्यादा देर तक अगर हम रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हमारी आंखें भी खराब होती हैं, ये भी चीज़ होती है। तो ये सारे नुकसान होते हुए चल रहे हैं। थोड़े से और नुकसान हैं, देख लेते हैं। कुछ बच्चे अध्यापक का डर ना होने के कारण इन कक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेते और बाकी सब लोगों को भी परेशान करते हैं। छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों की अनिवार्यता उनका समय बर्बाद करती है। अब छोटे बच्चों के साथ क्या है, बैठना पड़ता है, अगर नहीं बैठो तो वो पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ होती है। स्कूल में तो क्या होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ पढ़ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर में बैठकर पढ़ने से ये भी चीज़ होती है। जिन लोगों के पास महंगे कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं है, वे शिक्षा की इस प्रणाली के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। नेटवर्क संबंधी समस्या से कई बार ऑनलाइन क्लास असफल हो जाती है। इंटरनेट नहीं मिला तो भाई क्लास नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहा है, आपके पास इंटरनेट नहीं है या मेरे पास नहीं है, तो कहीं से भी अगर इंटरनेट का कोई फॉल्ट हुआ तो क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अब उन्होंने उपाय भी पूछे, तो उपाय भी हैं, देखें क्या है। सरकार को सबसे पहले गांव-गांव एवं सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों तक बिजली व इंटरनेट नेटवर्क को पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाना होगा, ताकि वहां के बच्चे भी बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सकें। अब इंटरनेट पढ़ाई तो बगैर बिजली के और इंटरनेट के तो हो ही नहीं सकती। तो ये दो चीज़ें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि सरकार को करना चाहिए कि ये हर कोने कोने में पहुँचे, और लगभग हमें लग रहा है कि अब तो पहुँच भी चुके हैं। कुछ इंटीरियर इलाके हैं जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना ही पड़ेगा, यानी कि एक जो बॉडी इंस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी जिसमें आप ये ऑनलाइन शिक्षा को भी इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए शिक्षकों को उचित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें नए डिजिटल उपकरणों व माध्यमों का उपयोग करना सिखाया जाए। टीचर्स को भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा में छात्र और शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षकों को छात्रों को समझाने, उनका मूल्यांकन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। मतलब कि अब जैसे होता है ना कि भाई आप में से कुछ बच्चों को तो इजी वे में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका सीधा हम लोग ने क्या मेथड निकाला कि भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, तो फिर आपकी परेशानी को हम समझें, तो उसका उस तरीके से निराकरण किया जाए। फिर प्रतिदिन 8 से 10 घंटे ऑनलाइन शिक्षा में व्यतीत करने के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू और बेहतर बनाना है तो इसे समस्या का भी कोई ठोस हल निकालना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब इसकी क्या है, 8 जैसे क्लासेस, स्कूल में तो क्या है 8 क्लासेस लगती हैं तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल के साथ या इंटरनेट इतना स्क्रीन टाइम दोगे तो इससे आपके लिए नुकसानदेह है, तो उसका भी कोई अलग जो है तरीका निकालना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि कोरोना काल के चलते शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जहां व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहा है, वहीं उसके दुरुपयोग भी कई दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियां दोनों हैं, परंतु इन सब बातों को छोड़कर सबसे ज़रूरी है शिक्षा का मिलना, किसी भी रूप में हो, परंतु विद्यार्थी की शिक्षा नहीं छूटनी चाहिए। इस बात को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो आप लोग देखते हैं कि फ्री एजुकेशन आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स द्वारा मिलता है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में भी आपको फ्री एजुकेशन ही मिलती है, ठीक है ना। तो शिक्षा लेना मेन ज़रूरी है, जहाँ आपको अच्छा लगता है उन जगहों से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया प्रश्न संख्या 4, जहाँ पर हमने 3 अनुच्छेद किए जो सभी ही क्या है तथ्यों पर आधारित थे, इसलिए थोड़े लंबे लंबे भी थे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5, जहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं 2 पत्र। इन दोनों पत्रों में से हमें कोई एक पत्र करना है। क्या है देखिए, अब यहाँ पर ए और बी करके 2 पत्र हैं। आपका मित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन किताबी कीड़ा बनकर रह गया, यानी कि सिर्फ किताबों में घुसा रहना। उसे अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय होने की आवश्यकता और लाभों के विषय में बताते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। उसे बताइए कि और भी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मित्र को पत्र है, यानी कि ये एक अनौपचारिक पत्र है। अगर आप कोई भी पत्र करोगे, चाहे ए आएगा और बी आएगा, दोनों में से जो भी पत्र करोगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। याद रखना, पत्र की वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स है। क्या है, विजयनगर ग्वालियर, दिनांक 18 मई 2022, प्रिय मित्र राजीव, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको पता है।
आज ही मुझे माताजी का पत्र मिला। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि तुमने यह सफलता अपना स्वास्थ्य गंवाकर प्राप्त की है। मुझे यह पता लगा कि तुम केवल सारा दिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हो, ना तो तुम व्यायाम करते हो, ना ही भ्रमण के लिए जाते हो, पूरी तरह से किताबी कीड़ा बनकर रह गए हो। मेरी इच्छा है तुम विद्वान बनो, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम से ही मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुमूल्य धन है। जिसने स्वास्थ्य पा लिया उसे ने सब कुछ पा लिया। इसके अतिरिक्त तुम अपना मन अन्य गतिविधियों जैसे चित्रकला, संगीत आदि में भी लगा सकते हो। इससे तुम्हारा मन प्रसन्न होगा और स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो भाई, और गतिविधियों की आवश्यकता भी आपने बता दी और उन गतिविधियों से क्या लाभ है ये भी बताया। मैं आशा करता हूं तुम किताबी कीड़ा ना बनकर अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखोगे। घर में अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र रमेश। ठीक है, तो ये अनौपचारिक पत्र था, हमने उसे लिखा। अब बी करके हमारे पास जो दूसरा पत्र है, जाहिर सी बात है वो औपचारिक होगा। देखिए क्या है, आपके क्षेत्र की सड़कें बदहाल अवस्था में हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्यवाही हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो जाहिर सी बात है आप मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो ये होगा आपका एक औपचारिक पत्र। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पत्र करेंगे उसके लिए 5 नंबर मिलना था। सेवा में ग्रामीण विकास मंत्री, ग्राम विकास मंत्रालय, बीकानेर, राजस्थान, दिनांक 18 मई 2012। तो यहाँ पर क्या है, सड़क निर्माण के संबंध में महोदय। तो ये सारी प्रारंभिक औपचारिकताएं हमने पूर्ण करी। अब हम आ जाते हैं विषय वस्तु पर। क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रमोद कुमार PPRS कॉलोनी बीकानेर में रहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको हमारे मोहल्ले की सड़कों की हालत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले की सड़कें पूरी तरह से टूट फूट गई हैं। गड्ढे बहुत हो गए हैं। इस कारण असमय दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तो बरसात भी आने वाली है। हमें आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी का जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अतः प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले की सड़कों की इस दुर्दशा पर ध्यान देते हुए इसे यथाशीघ्र सुधारने का प्रयत्न आरंभ किया जाए, जिससे समस्याओं को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए इसका जल्द ही उचित समाधान करेंगे। भवदीय प्रमोद कुमार, PPRS कॉलोनी बीकानेर। अब देखिए, इस जगह कॉलोनी का नाम देना सिर्फ इसलिए जरूरी था क्योंकि किस एरिया के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है ना, तो जब आप एरिया की बात करते हो तो वहां पर हमें ये देना पड़ता है। तो ये एरिया के बारे में बात हो गई। चलिए, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, का और खा। का के अंदर 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक करना है। तो 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक विज्ञापन करना है। खा में जब आप आएंगे तो फिर 2 विज्ञापन दिए जाएंगे और उन दोनों में से आपको एक विज्ञापन करना होगा। तो जो भी आप एक विज्ञापन कर रहे हैं उसके लिए 2.5 यानी कि 2.5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला है, महिलाओं की सहायता हेतु स्थापित संस्था सहयोगिनी के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये महिलाओं की सहायता के लिए है। सहयोगिनी सेवा संस्थान। सहयोगिनी सेवा संस्थान पिछले 25 वर्षों से महिलाओं की सेवा और उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। आपके पास जो भी अनुपयोगी है उसे दान करें और इस संस्था को सहयोग करें, यानी कि जो हमारे उपयोग लायक नहीं है उसे आप दान करें ताकि ये संस्था उन जरूरतमंद महिलाओं की सेवा कर सके। सशक्त नारी सशक्त समाज। हमारी विशेषताएं, आर्थिक रूप से असमर्थ महिलाओं के लिए रोजगार होता है, तकनीकी ज्ञान दिया जाता है, लघु उद्योग के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी है। ठीक है, तो महिलाएं किस तरीके से सशक्त हो सकती हैं, काम कर सकती हैं, उसके बारे में ये दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सेवा व दान के लिए भी संपर्क करें।
सी ब्लॉक दूरभाष आपको दे दिया गया है। आपके सहयोग से महिलाओं को प्रशिक्षण व विशेष उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जल्दी करें, किसी को आपकी जरूरत है। तो इस तरीके से हमने एक ये विज्ञापन बनाया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब दूसरा विज्ञापन हमारे पास क्या दिया गया है। सोलर कुकर बनाने वाली कंपनी रवि रश्मि के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन बनाना है। सोलर कुकर आता है, पहले आता था एक सोलर कुकर, शायद अब उसका प्रचलन बंद हो गया। खाना वगैरह सब, जैसे दाल हमने मिला के उसके अंदर रख दी, चावल रख दिया, सब्जी पूरी करके रख दी, और उसके अंदर 4 जो हैं पॉट्स रहते थे और उसमें ग्लास रहता था। ऊपर से ग्लास बंद कर दिया, उसके ऊपर सोलर पैनल रहता था, फिर उस धूप में वो पूरा खाना पक जाता था। ये होता था, तो गैस नहीं होती थी, ये सोलर कुकर होता था। चलिए देखते, इस तरीके से होता था। रश्मि रवि सोलर कुकर, कम दाम उत्तम काम, स्वादिष्ट भोजन का आनंद अब रवि रश्मि सोलर कुकर के साथ। हमारी विशेषताएं, रसोई गैस, मिट्टी, तेल, विद्युत ऊर्जा, कोयले अथवा लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य की रोशनी से ही जो है खाना बनेगा। ईंधन पर कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सौर ऊर्जा मुक्त उपलब्ध है। रवि रश्मि सोलर कुकर में पका हुआ खाना पोषक होता है। रवि रश्मि सोलर रसोई प्रदूषण मुक्त व सुरक्षित होती है। रवि रश्मि सोलर कुकर लाया है ये सभी प्रकार के कुकर हर साइज में। समस्त रसोई के प्रकार जैसे उबालना, सेकना आदि इस कुकर में किए जा सकते हैं। तो ये कुकर भाई खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें खरीदना है तो उसकी क्वालिटीज़ हमें देखनी पड़ती है कि भाई हम क्यों देंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट की सेल है, इसलिए हमें ये क्वालिटीज़ यानी कि ये विशेषताएं देनी पड़ती हैं। फिर आते हैं संपर्क। अब 50% ऑफर दे दिया गया है, ठीक है। संपर्क करें, मारू स्टोर, न्यू बस स्टैंड, थाना, मोबाइल नंबर, सब कुछ उन्होंने, वेबसाइट भी उन्होंने अपनी दे दी है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खा में फिर से हमारे पास 2 विज्ञापन हैं। 2 विज्ञापन में से हमें कोई भी एक विज्ञापन करना है। चलिए, पहला है नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या है नेत्रदान? तो यहाँ एक ऐसे करके हम लोगों ने आंख बना दी। नेक्स्ट आते हैं, नेत्रदान है महादान, बढ़ता है इससे मान। ठीक, नेत्रदान जीवन का महादान है। अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करके आप इस पुण्य के भागी बनी है और किसी नेत्रहीन के अंधेरे युक्त जीवन को रोशनी से भरिए। आज ही नेत्रदान का संकल्प लें। क्या है? एक कदम अंधेरे से उजाले की ओर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वास्थ्य मंत्रालय, मोबाइल नंबर। चूंकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है तो यहाँ पर हम कोई एड्रेस नहीं दे सकते, वहाँ पर हमें फ़ोन नंबर देना होगा। मान लीजिए कोई चाहता है कि भाई हम अपने नेत्र को अपने मरने के बाद दान करें तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, योग प्रशिक्षण केंद्र आरोग्य के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, खुल गया आरोग्य योग प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर हमने योग की एक मुद्रा भी बना दी, देखती हैं आप। फिर आते हैं हमारी विशेषताएं। योग सिखाने वाला एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है जहां आप सीख सकते हैं योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि। योग एवं अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। फीस एकदम किफ़ायती। समय आपकी सुविधा अनुसार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, कोई भी, यानी कि आपको दिन में जितने बजे समय है आप आके यहाँ पर योग ले सकते हैं। तो साथियों देर कैसी? आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। योग भगाए रोग, योग भगाए रोग। नंबर दे दिया गया है यहाँ पर। हमारा पता है Z406 बसंत विहार, रामनगर थाना। अब चूंकि योग के लिए पर्टिकुलर एक केंद्र में जाना पड़ेगा ना, तो उस केंद्र का नंबर यहाँ पर दिया गया। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में भी सेम विज्ञापन की तरह है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके पास सिर्फ दिया गया है वो है संदेश। ठीक है, अब इस संदेश में आपके पास कैसे है? 7 में आपके पास 2 क्वेश्चन है, का और उसके बाद है खा। का के अंदर 2 प्रश्न है, ए और बी। तो ए बी में से आपको एक करना था। ठीक है, फिर आप जब खा आ जाएंगे तो खा में भी आपके पास ए बी 2 रहेगा, तो उन दोनों में से भी एक करना है। तो बेसिकली आपके पास दिए गए कितने हैं? 4 संदेश दिए गए हैं और 4 में से सिर्फ 2 करने हैं। और एक संदेश के लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 2.5। तो 2.5 का मतलब हो गया जब 2 संदेश करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि चारों में से कोई भी नहीं करने। आपको 2 का बैच एक अलग दिया है, 2 का अलग दिया है, तो उन 2 में से एक करना है, फिर इन 2 में से एक करना है।
ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास का में ए है फिर बी है। ए है आपकी बहन का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में हो गया है। उनके लिए लगभग 40 शब्दों में आपको एक बधाई संदेश देना है। तो आप सभी को पता है एनडीए का एग्ज़ाम इतना पास करना आसान नहीं होता है। अब उसमें हो गया है तो आपको एक बधाई संदेश देना है। देखिए कैसे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ब्लॉग बनाना है। संदेश जो कोई भी है, बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है, शोक संदेश है, कोई भी संदेश है आप ऊपर लिख दो। और जैसे आपको कभी समझ में नहीं आए कि ये संदेश क्या है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सिर्फ संदेश लिख दोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आप डेट डालेंगे, डेट के नीचे आप समय दे सकते हैं या इस तरफ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इस समय या हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इधर दे सकते थे, लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप इस साइड में कुछ नहीं लिख सकते हो, राइट साइड में आपको जो लिखना है सब लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। तो यानी कि ये वाला समय आपका कहाँ पर आएगा, ये दिनांक के नीचे आएगा। तो ये तो हम पुराना 2022 का पैटर्न आपको करा रहे हैं ना, तो ये उसी हिसाब से हो रहा है। अभी आगे रिसेंटली जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वहाँ पर चीज़ें बदलती जाएंगी आपके लिए। चलिए देखते हैं। नमस्ते दीदी, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी। मैं यहाँ छात्रावास में बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मुझे आपके अफसर बनने की खबर के बारे में पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं आपको एनडीए में अफसर बन जाने की खुशी में बहुत सारी बधाई देती हूँ। मुझे कल ही पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया आपने माँ और पिताजी का नाम रोशन कर दिया है। इस बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। छुट्टियों में मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, आपकी छोटी बहन मीरा। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए संदेश में हमारे पास वर्ड लिमिट ही बहुत कम होती है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख सकते। जो संदेश है बस उसको दीजिए और ख़त्म करिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं देते। चलिए अब दूसरा आ जाते हैं। अब या तो ये करना था, ए करना था, या तो बी करना था। देखिए अथवा लगा हुआ है ना, ए या बी दोनों में से एक करना था। अब बी में क्या दिया है, मित्र या सखी को नृत्य प्रतियोगिता में सफल होने तथा प्रथम स्थान पाने के लिए लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, अब फिर से वही ब्लॉक करेंगे। अब चूंकि यहाँ आपको हमेशा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कौन सा संदेश है, बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है, जो भी है। ठीक है, अब डेट डालेंगे, समय डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय सखी माधुरी, क्योंकि आप सखी को लिख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो मित्र को लिखेंगे, लड़की हैं तो सखी को लिखेंगे, है ना, जो भी। अब यहाँ जरूरी नहीं माधुरी लिखिए, आप अपनी तरह से कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। नृत्य प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम प्रथम आओगी और सफलता प्राप्त करोगी। यह खुशखबरी हमारी एक सहेली नंदिनी ने मुझे सुबह दी। मैं ये सुनकर अत्यंत खुश हुई। लंबे समय से तुम्हारे इस समाचार को सुनने की इच्छुक थी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करोगी। एक बार फिर से तुम्हारी सफलता पे तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारी सहेली पूजा। अब जैसे क्वेश्चन में जब आपका नाम नहीं दिया हो ना तो नीचे आप अपना नाम लिखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं खा क्वेश्चन। ठीक है, 7th का खा। अब यहाँ पे भी हमारे सामने क्या दिया है, 2 संदेश हैं। ए क्वेश्चन नंबर ए में संदेश एक है और बी में दूसरा संदेश है। दोनों में से करना क्या है, एक। ठीक है, ए में क्या है, अपने मित्र को लोहड़ी पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो क्या है, लोहड़ी है। आप सभी को पता है लोहड़ी जो है वो कब मनाई जाती है, 13 जनवरी को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। शुभकामना संदेश 18 मई 2022 समय 11 बजे। अब देखिए यही चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है। अब इसमें जैसे मैंने गलती पकड़ ली, क्या गलती थी, देखिए पहला, लोहड़ी जनवरी में मनाई जाती है, 13 जनवरी को होता है। कुछ चीज़ें पर्टिकुलर डेट को ही मनती हैं, तो वहाँ पर हम डेट अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 15 अगस्त की आप बधाई जो है वो 18 मई को नहीं दे सकते। 15 अगस्त की बधाई 15 अगस्त को ही दी जाएगी, 26 जनवरी की बधाई 26 जनवरी को ही दी जाएगी, है कि ना। तो कुछ चीज़ें जैसे अब शिक्षक दिवस की बधाई 5 सितंबर को ही दी जाएगी। तो कुछ चीज़ें पर्टिकुलर ऐसी हैं कि जब पड़ती हैं तभी दी जाती हैं। अब जैसे लोहड़ी है, हम सभी को पता है कि वो 13 जनवरी को मनती है, तो 22 मई को तो नहीं देंगे ना। तो यहाँ पर डेट में इस तरीके से थोड़ी सावधानी रखिएगा। तो 13 मई यहाँ पर जो करेक्शन रहेगा वो आपको मैं कर देती हूँ ताकि आपकी समझ में रहे। ठीक है, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, 13
जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2022, ठीक है। प्रिय सखी परमजीत, अब लोहड़ी मोस्टली पंजाबी लोग मनाते हैं, कोई भी मनाता है, किसी को भी दे सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह लोहड़ी तुम्हारे पूरे परिवार के लिए खुशियां लाए, यही कामना करती हूँ। हंसी खुशी तुम ये पर्व मनाओ, इसी कामना के साथ तुम्हें हार्दिक बधाई। तुम्हारी सहेली दीपाली, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अब जो मैंने बताया ना, अब जैसे 15 अगस्त की अगर आपको बधाई देनी है तो आप पर्टिकुलर 15 अगस्त को ही दोगे, उसे आप 14 अगस्त को नहीं दे सकते हो, ठीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई देनी है तो आप कब दोगे? 26 जनवरी को ही दोगे। उसी तरह गांधी जयंती की हो गई, बहुत सारी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी डेट का, अब आप किसी भी दिन आपसे बोला जाए ये संदेश लिखो, डेट ध्यान रखना। चलिए बढ़े आगे। अब हम आ गए अपने आखिरी क्वेश्चन में। अब आखिरी क्वेश्चन में भी देखिए क्या है। बाल दिवस के सफल आयोजन के लिए छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में साधुवाद बधाई संदेश, ठीक है। अब आपको क्या है, बाल दिवस के आयोजन पे, अब यहाँ पर देखिए बाल दिवस कब होता है, यानी कि चिल्ड्रंस डे कब होता है आपका? 14 नवंबर, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर अब ध्यान रखना है, जो आप इन्होंने क्या बोला कि प्राचार्य की ओर से बधाई दी जाए कि सफल आयोजन हो चुका है, यानी कि बाल दिवस मनाया जा चुका है। तो यानी कि कब हो गया? 14 नवंबर बीत गया। अब उसके नेक्स्ट डे वो बधाई देंगे, मे भी नेक्स्ट डे देंगे, या 14 नवंबर में आपको क्या कहते हैं रात में भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, संदेश मोस्टली कब दिए जाते हैं? मॉर्निंग में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपकी डेट का मिस्टेक है, ध्यान रखना, 15 नवंबर कर लेना, ठीक है। प्रिय छात्रों, मैं आपके विद्यालय का प्राचार्य होने के नाते आप सभी बच्चों को बाल दिवस के इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। यानी कि बाल दिवस हो चुका है, आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया, आप सभी का ये परिश्रम सफल हुआ। इस सफलता के लिए विद्यालय के सभी सदस्यों की तरफ से बधाई। हम सभी शिक्षकों को आप सभी पर गर्व है। प्रधानाचार्य, मुंबई पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, समझ में आया क्या चीज़ मैंने बोला? डेट यहाँ पर 14 नवंबर को जो बाल दिवस होता है वो हो चुका है। तो अब उसके बाद यानी कि 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को ये दिया जा रहा है, समझ गए? तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको लिखते समय ध्यान देनी है। वैसे जब मैंने आप लोगों को लेखन कार्य कराया है तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को समझाई हैं। ध्यान से अगर आपने देखा हो तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ख़त्म हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं 2021-22 के जो 2 टर्म के पेपर्स हुए थे, उसमें टर्म 1 का 1 सेट करा दिया, टर्म 2 के मैंने 2 सेट करा दिए। अब हम बढ़ेंगे अपने 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ, जहाँ पर हम फिर से 2 सेट करने वाले हैं 23 के, फिर उसके बाद 2 सेट करेंगे 24 के, ठीक है। बस बेझिझक करते जाइए, फटाफट हम हैं आपको करवाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट पर, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस सेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।